नमस्कार दोस्तों, जीके और पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में भी हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है और प्राचीन भारतीय इतिहास में भी हम दक्षिण भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हमने सोल पल्लव जो दक्षिण भारतीय राजवंश है उनको पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है। दक्षिण भारतीय इतिहास में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों को पढ़ रहे हैं। अब हम राष्ट्रकूटों को देखते हैं कि जैसे ये हमारे भारत है, तो यहाँ चालुक्य थे। चालुक्यों को हरा के कौन राष्ट्रकूट उत्पन्न हुए? यहाँ हम देख रहे हैं राष्ट्रकूटों को, चालुक्यों को हरा के जो राष्ट्रकूट बने। अब राष्ट्रकूट वंश की जो संस्था मतलब स्थापना या संस्थापक है वो दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग संस्थापक हो गए या स्थापना हम कह सकते हैं, तो यहाँ हो गया संस्थापक। और राष्ट्रकूटों की राजधानी, तो राजधानी हो जाएगी मान्यखेत। ये महाराष्ट्र यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो मतलब चालुक्यों का जो साम्राज्य था वहीं पे जो राष्ट्रकूट उत्पन्न हुए और इसलिए इनकी जो राजधानी थी वो महाराष्ट्र में थी। अब आता है राष्ट्रकूट में जो अगला शासक आता है वो आता है कृष्ण प्रथम। और दंतीदुर्ग ने जो है कोई खास उसके कार्य देखें तो दंतीदुर्ग ने जो है यहाँ कीर्तिवर्मन जो सेकंड था, कीर्तिवर्मन सेकंड चालुक्य वंश का राजा, उसको हराया था कीर्ति वर्मन सेकंड। कौन सा? चालुक्य। तो कीर्तिवर्मन सेकंड जो था चालुक्य, इसको हराया था राष्ट्रकूटों में। और फिर चालुक्य जो है ये कुछ समय के लिए मतलब यानी कि एक तरीके से सामंत बन के, दास बन के या सामंत बन के, और फिर कुछ समय बाद ये वापस जो कमबैक करते हैं और इनको जो राष्ट्रकूटों को भी हरा देते। तो कीर्तिवर्मन ने जो ये चालुक्य वंश के साथ मतलब कीर्तिवर्मन जो है ये दंतीदुर्ग से हार जाता है। और इसके बाद आता है कृष्ण प्रथम और यहाँ पे आता है कृष्ण। ये इसकी कोई खास मतलब जो इंपॉर्टेंस है इसके बारे में, वो एलोरा में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करता है महाराष्ट्र में। तो एलोरा का कैलाश मंदिर, और ये जो मंदिर बनाना है वो महाराष्ट्र में MH लिख सकते हैं हम। तो ये जो कृष्णदेव प्रथम था यानी कि राष्ट्रकूट शासक, उसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, फिर आता है ध्रुव यानी कि बहुत ही प्रतापी और योग्य और साहसी शासक जो ध्रुव। अगला शासक हो जाएगा हमारे ध्रुव। ध्रुव योग्य था, प्रतापी था, साहसी था, योद्धा भी था। तो कह सकते हैं इसके समय कोई कोई युद्ध हुआ होगा या इसने जो कहीं कोशिश की होगी। तो इसने जो कोशिश की है वो की थी त्रिपक्षीय संघर्ष। क्लियर? त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें जो है ध्रुव ने भाग लिया था। अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? कनौज को लेकर। कहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये उत्तर भारत में यहाँ पे मतलब कनौज है, और कनौज को लेकर यहाँ से है ध्रुव यानी कि जो राष्ट्रकूट शासक थे उनमें से। यहाँ से है पाल, गोपाल आदि ऐसे शासक, पाल शासक बंगाल में जो थे। तो यहाँ से राष्ट्रकूट, और इधर से आए जो गुर्जर प्रत्यार। तो राष्ट्रकूटों वाली जो शाखा थी उसमें से भाग किसने लिया? ध्रुव ने। अंत में गुर्जर प्रत्यारों का स्पेस जो एक तरीके से राज हो जाता है। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष जो जीत जाते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष है जो ये लगभग 100 साल तक चलता है। कितने साल तक? 100 साल तक कनौज को ले जीतने के लिए 100 वर्ष तक। अब बात आती है क्या ध्रुव 100 वर्ष तक जिंदा था? ऐसी बात नहीं है, ध्रुव 100 वर्ष तक जिंदा नहीं था, लेकिन राष्ट्रकूट जो राजवंश है वो 100 वर्ष तक जिंदा था।
ध्रुव चला गया, उसके बाद और शासक आए, उन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 100 साल तक ये जो राजवंशीय शासक चलता रहा। तो ध्रुव की जो इम्पोर्टेंस है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए ध्रुव को जो हम इस दृष्टि से देख सकते हैं। और ध्रुव के बाद जो आते हैं वो था अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष ये थोड़ा विद्वान शासक होता है, एक तरीके से कविराज की उपाधि भी दी जाती है इसको। तो इसको क्या कहा जाता है? विद्वान, और इसकी उपाधि कविराज। यानी कि इसने अपने दरबार में जो मतलब विद्वानों को एक तरीके से संरक्षण प्रदान किया था, और विद्वानों को जो इसने वहां पे रखा था। और इसने जैन धर्म की जो है जिनसेन की जनसैन की आगे से प्रयासों से हम कह सकते हैं उनके कहने पर जो है जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म। तो जैन धर्म ने जो है जैन धर्म की शिक्षा वो जिनसेन ने दी थी। जिनसेन ने जो जैन धर्म की संज्ञा यानी एक तरीके से उसको दीक्षा दी थी, या फिर हम क्या शिक्षा दी थी, ये कह सकते हैं अमोघ वर्ष को। और अमोघ वर्ष के समय कन्नड़ भाषा का बहुत विकास हुआ, कन्नड़ भाषा का विकास। और फिर इसके जो यानी कि दरबार में 3 कवि रहते थे, पन्ना, पोन और रन। पन्ना, पोन और रन, और इनको जो है त्रिरत्न कहा जाता है। तो इनके जो कन्नड़ भाषा के कवि होंगे, तो ये कह सकते हैं इसके दरबार में 3 कवि रहते थे, पन्ना, पोन और रन। तो इसको त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अमोघ वर्ष है ये विद्वान और कवि रहता था, थोड़ा साहित्यिक में रुचि रखता था। तो ऐसा ये कुछ मिला के शासक था। अमोघ वर्ष को हम देख सकते हैं। और फिर आगे आता है इंद्र थर्ड, जो इसका तीसरा राष्ट्रकूटों का तीसरा जो राजा आता है, तीसरा शासक हम कह सकते हैं। अगला शासक जो है वो हो जाएगा इंद्र थर्ड, इंद्र तृतीय। इसका कोई खास उपलब्धि नहीं है, कोई खास उल्लेख नहीं है। इसके समय एक अल मसूदी करके अरबी यात्री आया था, और उसने जो मानसून की खोज या जानकारी दी थी, हम कह सकते हैं खोज या जानकारी दी थी कि मानसून नाम की भी कोई चीज होती है, मानसून के बारे में उसने बताया था। तो इंद्र थर्ड के बारे में इतना उल्लेख बनता है कि अल मसूदी आया था। अगर पूछा जाए अल मसूदी किसके काल में आया था, तो इंद्र थर्ड के। और इंद्र थर्ड जो है राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था। यानी उनमें से जो अल मसूदी आया था, और ऊपर शासकों के या राजवंशों के नाम राजवंश थे उनका नाम लिख सकता है, जैसे पल्लवों के समय, चोलों के समय, राष्ट्रकूटों का समय, या फिर चालुक्यों के समय। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं, राष्ट्रकूटों का समय जो है अल मसूदी आया था। फिर आता है इसमें कृष्ण थर्ड, अगला जो एक और इम्पोर्टेंट शासक, अगला जो आता है कृष्ण थर्ड या कृष्ण तृतीय। और ये जो एक लड़ाई करता है, और अकोलम की लड़ाई कौन सी होती है? अकोलम की लड़ाई। और ये जो लड़ाई करता है, ये जो है प्रतंग फर्स्ट सोल शासक होता है, उसके साथ। किसके साथ? प्रतंग, या फिर इसको सोल, प्रतंग सोल के साथ ये लड़ाई करता है और हार जाता है। कौन? कृष्ण थर्ड है जो हार जाता है, प्रतंग फर्स्ट है, तो ये हार गया। और इसके बाद जो कृष्ण थर्ड की ये एक अकोलम की लड़ाई होती है, ये प्रतंग जो फर्स्ट है सोल राजवंशों का। अब देखिए इनमें है ना, सोलों को यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे ये दक्षिण भारत का मैप है, तो यहाँ क्या थे? सबसे पहले चालुक्य, चालुक्य थे। किसे? इनके जो राष्ट्रकूटों से पहले चालुक्य थे, और चालुक्य के ऊपर यहाँ राष्ट्रकूट थे। इसी प्रकार
यहाँ थे पल्लव और पल्लवों के ऊपर जो सोल, मतलब इसी साम्राज्य में अधिकार किया, लेकिन पहले इनका चल रहा था और फिर आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी पहले, फिर ये मतलब यानी कि खत्म हो गए। जब दो राजवंश आपस में लड़ाई रहती तो उसमें कहीं खत्म हो जाएगा, दूसरे कमजोर हो जाएगा। और ये जब कमजोर हुआ तो राष्ट्रकूट यहाँ उभर कर सामने आ गए और यहाँ सोल सामने में आ गए। अब राष्ट्रकूट और सोलों के बीच में जो लड़ाई होने लगी, तो कृष्ण थर्ड था, वो तो था राष्ट्रकूट शासक, और प्रतन फर्स्ट जो सोल शासक, और राष्ट्रकूटों को यहाँ से हरा दिया। और यहाँ जब राष्ट्रकूट हारेंगे तो एक तरीके से चालुक्यों में दूसरी मतलब चालुक्य उभर कर सामने आएंगे और चालुक्यों की एक दूसरी शाखा यहाँ से आ जाएगी। तो ये तो चालुक्य कौन से थे, ये तो है वातापी के। और अब जो यानी कि जब ये हराएगा और उसके बाद जो अगली शाखा आ जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे कल्याणी। और कल्याणी की शाखा कहाँ से आएगी वो अभी हम देखते हैं। तो इसमें फिर आता है यहाँ राष्ट्रकूटों में कर्क सेकंड, अगला राजा या शासक आता है कर्क सेकंड, और इसको जो है चालुक्य शासक तेलप सेकंड जो हरा देता है। तो यहाँ जो राष्ट्रकूटों का मतलब यानी उत्थान हुआ था कुछ समय के लिए और चालुक्य कमजोर हो गए थे। और जैसे ही राष्ट्रकूटों में कोई अयोग्य शासक आया, ये मतलब ठीक है कृष्ण के बाद में, और कर्क सेकंड ये अयोग्य शासक था, कोई खास इसकी उपलब्धि नहीं थी, योग्य नहीं था, इस वजह से क्या हुआ, ये तेलप ने इसको हरा दिया और वापस यहाँ जो चालुक्य वंश की स्थापना हो गई। इस बार के जो चालुक्य थे उनका जो है नाम हो गया कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्य की जो तीन शाखा होती है, वातापी या बादामी, कल्याणी या फिर बैगी, तो हम कल्याणी और बैगी, तो हम देखते हैं बैगी के अलग होते हैं, लेकिन कल्याणी की बात करते हैं तो इस प्रकार जो तेलप सेकंड है, तेलप सेकंड जो चालुक्य शासक होता है, वो जो कर्क सेकंड मतलब यानी कि जो राष्ट्रकूट शासक होता है उनको हरा के जो है यहाँ पे वापस चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तो चालुक्य क्या करता है, ये कुछ समय के लिए दब जाते हैं और जब भी ये देखते हैं तो दास बन के रहते हैं, सामंत बन के रहते हैं कुछ समय के लिए, और वापस उठते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि इनको पता आता है कि राष्ट्रकूटों में भी कोई कमजोर शासक आया था। तब इनके कोई कमजोर शासक आया और राष्ट्रकूटों ने वहां पर आक्रमण कर दिया और यहाँ अधिकार क्षेत्र में ले लिया, अपने यहाँ के शासक बन गए, इनको भी ये लगता था। तो इसी प्रकार इन्होंने भी कम बैक किया और कुछ समय तक इंतजार किया, और जैसे ही मतलब यानी राष्ट्रकूटों में अयोग्य कमजोर ये जो शासक आया उस वजह से इन्होंने आक्रमण किया तेलप सेकंड ने, और ये जो राष्ट्रकूटों को हरा के वापस जो चालुक्य की स्थापना कर दी, चालुक्य वंश की, और जो दूसरे जो चालुक्य की दूसरी शाखा वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रकूटों के बारे में देखा, और राष्ट्रकूटों की जो इम्पोर्टेंस है वो इस प्रकार है, इनके कौन कौन से युद्ध होते हैं वो देख लिया हमने खास करके। और अंत में जो राष्ट्रकूटों का कर्क जो है सेकंड, और ये जो है तेलप सेकंड से हार जाता है, और यह जो राष्ट्रकूट वंश का अंत हो जाता है। फिर हम देखेंगे अगला नया वंश, वो देखेंगे कल। तो उम्मीद करते हैं जरूर दक्षिण भारत के इतिहास में राष्ट्रकूट शासकों को पढ़ने में थोड़ी बहुत आपको आसानी या कहते हैं सरलता महसूस हुई होगी, और साथ ही इनको समझने में भी सरलता महसूस हुई होगी। और कहीं कहीं क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास बहुत कठिन है, अब हम देखेंगे त्रिपक्ष के संघर्ष में कौन कौन से जो है राजवंश आते हैं दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम से, उसको भी देखेंगे कल आगे हम। और यहाँ जो अगर जो इम्पोर्टेंस थी वो हमने ध्रुव की देख ली, वो भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने गया था। तो इस प्रकार हमने आज राष्ट्रकूट शासकों को पढ़ा, और उम्मीद करते हैं जरूर आपको भी कुछ इसमें समझ आया होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।